नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जारी उठापटक के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव को लेकर सामने आई नई गाइडलाइंस के मुताबिक 6 जुलाई को WFI के सभी पदों पर चुनाव संपन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की तरफ से चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई और खास बात यह है कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह इस चुनाव से दूर रहेंगे और उनके करीबियों पर भी नजर रखी जाएगी। दरअसल खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक में यह सहमति बनी थी कि बृजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य या उनका सहयोगी महासंघ का चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि महासंघ के चुनाव के लिए बृजभूषण से जुड़े कितने लोग नामांकन भरते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि खेल संघों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को रखना जरूरी है या मजबूरी, और क्या WFI चुनाव के बाद पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच छिड़ा घमासान शांत हो पाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ की चुनाव की तारीखों का ऐलान। निर्वाचक मंडल के लिए नाम देने की आखिरी तारीख 19 जून। 22 जून को तैयार की जाएगी सूची। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 जून। 28 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। 6 जुलाई को WFI को मिलेगा नया अध्यक्ष। देश के शीर्ष पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच छिड़ा घमासान किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के आंसू पूरे देश ने देखे। आरोप लगाए गए कि कुश्ती संघ में मनमर्जी की जाती है, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है और आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाने की कोशिशें की जाती हैं, उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जाता है। इन आरोपों के साथ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। इन पहलवानों की मांग थी कि नए सिरे से WFI का चुनाव कराया जाए और बृजभूषण सिंह को सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं 1 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ बैठक हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि खेल मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात के समय यह भरोसा दिलाया था कि इस चुनाव में बृजभूषण और उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ 15 जून तक पहलवानों से प्रदर्शन रोकने को कहा गया था। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। अभी तक महासंघ के अध्यक्ष पद पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह थे, लेकिन अब वो महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वो पिछले 12 साल से अध्यक्ष थे और इसीलिए नियमतः वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि पहलवानों को इस बात का डर था कि बृजभूषण के रहते न तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे और न उनके रसूख के चलते आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा। हालांकि बृजभूषण भी लगातार महिला पहलवानों के आरोपों को निराधार बताते रहे। उन्होंने तो नार्को टेस्ट कराने तक की चुनौती भी दे दी थी। है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पूनिया और दिनेश
और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं, और उस पक्ष से ये 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। बृजभूषण के परिवार के सदस्य नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बृजभूषण के बेटे करण भूषण अभी यूपी कुश्ती संघ के प्रमुख हैं, जबकि दामाद आदित्य प्रताप सिंह बिहार इकाई के प्रमुख हैं। सवाल है कि अगर बृजभूषण चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या उनके परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? पिछले दिनों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि इस बार न तो बृजभूषण के परिवार के सदस्यों और न ही उनके सहयोगियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दोनों चुनाव में भाग लेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि WFI के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज थीं और सभी की निगाह इन चुनावों पर थी। देश का मान बढ़ाने वाली महिला रेसलर्स के यौन शोषण के गंभीर आरोपों ने भारतीय कुश्ती संघ को सुर्खियों में ला दिया। सवाल इस बात को लेकर भी उठे कि खेल संघों में सियासी जगत से जुड़े लोगों की एंट्री क्या जरूरी है? खेल संघ का अध्यक्ष क्या किसी खिलाड़ी को नहीं बनाना चाहिए? रही बात महिला पहलवानों के आरोपों की, तो उसकी जांच की जा रही है। कौन दोषी है, कौन नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष पर लगे इन गंभीर आरोपों ने न सिर्फ भारतीय कुश्ती संघ की साख पर बट्टा लगा दिया, बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए कि इतने गंभीर आरोपों के बीच भी इंसाफ की खातिर देश का मान बढ़ाने वाली इन महिला पहलवानों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या खेल संघों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को रखना जरूरी है या फिर मजबूरी। सवाल यह कि भारतीय कुश्ती संघ के दामन पर जो दाग लगे हैं, ये दाग आखिर कैसे धुल पाएंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ पूर्व IPS वेद भूषण जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। ऋषिपाल सिंह जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राकेश सिंह आप महासचिव हैं हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, और रेसलिंग कोच रणवीर ढाका साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में राकेश सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका, यानी अब होगा असली दंगल? नहीं, दंगल क्या होना है, ये तो एक स्वायत्त जो है एजेंसी है, और इसमें ये भी कहना कि उनके घर वाले को नहीं लड़ेंगे, वो तो जो भी जितनी वोट है, जितनी स्टेट है, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। ये सरकार की कोई बॉडी तो है नहीं, तो इसमें तो ये कहना भी गलत है कि ये नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब तो सरकार भी यही है। ये तो रेलवे के खिलाड़ी होके और धरना प्रदर्शन करे, इनको सारी छूट है। और किसी पे भी आरोप लगा देना, जब तक पुलिस जांच कर रही है हमारी, उसको दूध का दूध पानी पानी होने दो। और ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये कोई फेडरेशन पे कब्जा करने आए थे ये लोग, तब इनको ये लगा फेडरेशन में कब्जा तुम्हारा नहीं हो सकता, फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। ये तो एक बेटी को, जैसे अभी पता चला गया, हमने भी उस बेटी ने अपना बयान वापस ले लिया है। यही उनको बहकाया गया था, आपको नौकरी मिलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। ये सब एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जिस दिन आपके सामने आएगा, आपको पता चलेगा ये कहाँ से और कैसे कैसे ये मूवमेंट चालू हुआ। ये अब एक्स्ट्रा प्लेयर इसमें आ गए हैं, राकेश टिकैत आ गया है, रमेश दलाल आ गया है, एक्स्ट्रा बहुत सारे लोग आ गए हैं। कभी आपके नेता इनके लिए खाना लेके आते हैं, कभी कांग्रेस वाले इनको फंडिंग करते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी के खिलाफ। ये तो ब्रजभूषण को मोहरा बनाया गया, जब उनको पता है कि 3 बार एक सांसद जो है वो इसका फेडरेशन का प्रेसिडेंट रह चुका है, वो नहीं आएगा। अब इनका ये कहना इनको बनाओ, इसका मतलब सारा देश इनसे थोड़ी चलता है। ये तो एक जानबूझ के और देश को बदनाम करने का, हमारी बेटियों को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है, और कुश्ती को खत्म करने का काम किया है। ये अपनी तो नौकरियां अब दिल्ली स्टेट में सेट करे बैठे हैं। अब मुझे आज ही पता चला है किसी खबर से कि बजरंग पूनिया तो दिल्ली के स्टेट उसमें जाना चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर लग जाऊं वहां पे। तो आज बेटी कहाँ गई? जब ये नौकरी ज्वाइन करने चले गए तो उन बेटियों को न्याय मिलने के, ये कह रहे हम न्याय दिलवाएंगे बेटियों को, 1000 बेटियों के साथ शोषण हो गया, फिर दोस्तों के साथ हुआ,
अब इन तक एक ही घर की 3 बेटियां रह गई हैं, एक इनकी मिसेज है, एक इनकी साली है, एक इनकी दोस्त है। तो ये तो सारा ड्रामा है, अपने पूरे इंडिया की बेटियों को बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। ये लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने जाट कौम पे धब्बा लगाया है और जाटों को नीचा दिखाने का काम किया, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने लालच में। इसके पीछे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री का कोई मालिक भी है जो इनको फंडिंग कर रहा है। और ये पहलवानों के बस की बात नहीं है। 1-1 लाख का रोज खर्चा करना, वहां पे 1 महीना 2 महीने बैठना, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। आपको पता चलेगा इसके पीछे कौन कौन है। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। ये तो इन्होंने हरियाणा की बेटी नहीं, पूरी भारत की बेटियों का। अब ये मेडल गंगा जी में बहाने चले गए। अब उससे पूछो कि इनकी पत्नी के पास कौन सा मेडल है, और नरेश टिकैत कौन हो गया? भारत के मेडल है वो, इन बच्चों के मेडल नहीं है। ये गाय का दूध पी के मेडल नहीं लेके आए। अपनी भारत सरकार ने कितने करोड़ों रुपए इन पहलवानों पे लगाए हैं और उन्हें मुंह उठा के चल पड़े। इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक फिल्म बनाने की कोशिश की, रोने का ड्रामा ये करते हैं। इन्होंने तो हिंदुस्तान का नाक कटवा दिया। ये आरोप आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे एक सोची समझी साजिश है और ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की जंग से जुड़ा हुआ है। राकेश सिंह साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये वर्चस्व को लेकर जंग है मेन? ये आपके सामने आ जाएगा। जिस बेटी को तैयार करके लाए थे उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। ये डूब के मरेंगे। पूरे हरियाणा को नहीं, इन्होंने पूरे जाटों को कलंकित कर दिया। और उस ने देखिए आप कितनी बड़ी साजिश आपको नजर आएगी। आप रुको, कल की तफ्तीश होने दो। और देखो तफ्तीश पुलिस कर रही है और जहाँ सजा देनी है तो कोर्ट ने देनी है, बरी करना कोर्ट ने करना है। ठीक है, लेकिन वेदभूषण जी, खेल संगठनों में यौन शोषण के मामलों का पर्दाफाश किया जाना कितना जरूरी है? क्योंकि जो आरोप लगाए गए वो आरोप बेहद गंभीर हैं और जो पुलिस की जांच अब तक इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, उस जांच से आप कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? देखिए अक्षय जी, पहलवान बिल्कुल इनोसेंट हैं, परंतु इनके पीछे कुछ लोग हैं। अभी राकेश सिंह जी ने बिल्कुल सही ढंग से उसको आपको डिटेल में बताया। उनके कुछ उद्देश्य हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के तमाम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम ममता बनर्जी तक उसमें बंगाल से कूद पड़ी। वो एक ऐसा दंगल बना दिया उन्होंने, इसी को एक रेसलिंग ग्राउंड बना दिया कि एक कुश्ती लड़ी जा रही थी, वो पहलवानों के बीच में नहीं थी। क्योंकि पहलवानों ने इस देश का नाम रोशन किया है। ये इनोसेंट है, इनको इतना ज्यादा नहीं पता कि इसके क्या रिपरकशन होंगे, इसलिए इनको लीगल पोजीशन भी नहीं पता थी कि क्या हमें एफआईआर में लिखना है और क्या करना है, क्या चीज हमें पुलिस को बतानी चाहिए और क्या चीज पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद अनर्थ कर सकती है, खोज के निकाल सकती है। जैसे एक ये लड़की थी जिसके कहने पर पूरे हिंदुस्तान में बवाला आ गया कि पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हो और आनंद फानन में पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए। सवाल ये था कि इन्वेस्टिगेशन पहले होगी या अरेस्ट पहले होगी। तो उसमें ये पाया जा रहा है धीरे धीरे तमाम चीजें विपरीत जा रही हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही हैं। मैंने भी रोहतक में किसी से कांटेक्ट किया इसी दौरान में, तो मुझे बताया गया इसी लड़की ने 2016 में 64/16 एक एफआईआर एक पहलवान अपने साथी के खिलाफ कराई और बाद में उसमें कंप्रोमाइज हुआ। वुमेन पुलिस स्टेशन रोहतक में वो एफआईआर दर्ज हुई थी। तो धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो पता लगा अब रांची में जो इंसिडेंट हुआ है, क्या उसका ट्रायल, उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हो सकती है? नहीं हो सकती। जो बैंकॉक के अंदर, मलेशिया के अंदर एलिगेशन लगाए गए थे पहलवानों के द्वारा, अब वो जाने अनजाने गलती से लगाए गए या उनसे करवाए गए, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल उसका इंडिया में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जुरिडिक्शन का इशू है। उसके अलावा जो तमाम जो चीजें प्रकाश में धीरे धीरे आ रही हैं, तो सारा मामला उल्टा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है टूल किट का इस्तेमाल किया गया। मैंने टूल किट इसलिए बोला है क्योंकि आपको याद होगा कि एक मुंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में एक मीटू कैंपेन चला था। वो अमेरिका की देन थी। अमेरिका से एक तमाम सोशल मीडिया ने बताया कि लड़कियों के साथ सब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसकी रिपोर्ट 10 साल 20 साल बाद करा सकती हैं। तो यहाँ भी बड़ी जो एक्टिव महिलाएं थी एकदम उठ के खड़ी होगी फिल्म इंडस्ट्री में। तमाम फिल्म के बड़े बड़े लोगों के नाम उनसे कनेक्ट हो गए। नहीं, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इस मामले में साजिश की कहीं ना कहीं बू आ रही है और मामले का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि इतना वक्त कब तक इंतजार करना होगा कि पुलिस की जांच कब तक होगी? अब भले ही खेल मंत्री के आश्वासन के बाद चार्जशीट जल्द दाखिल हो जाए, लेकिन अगर आप ये मानिए कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन नहीं होगी? ये नहीं कहा जाएगा कि भाई बीजेपी के सांसद हैं और उनको बचाव की हर कोशिश की गई?
देखिए, भावनाओं से ये देश, ये अदालत, ये सिस्टम नहीं चलता। मैं कहूं कि मेरी बेटी बड़ी इनोसेंट है, ये पहलवान है, इनको कुछ नहीं पता, केवल एलिगेशन लगा के कि जिन सबको अरेस्ट कर लीजिए, कल को किसी के खिलाफ भी वो खड़ी हो सकती है। परंतु तमाम जो फैक्ट हैं वो बिल्कुल, इसका काम है सीबीआई, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का यही काम है कि फैक्ट पोजीशन निकालकर अदालतों को बताएं, पब्लिक डोमेन में लाए जाए कि असलियत क्या थी। अब धीरे धीरे असलियत खुलकर आ गई है, तो क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 डेज का टाइम इस देश का कानून देता है, तो 60 डेज के अंदर अंदर पुलिस को तमाम चीजें अदालत को बतानी होंगी। 2 बार दिल्ली पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालतों को बता चुकी है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, अदालतों को ही बताया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऐसी चीज नहीं होती अखबारों में छपाया जाए कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंच चुकी है। कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि सीबीआई और पुलिस एजेंसी डेली अपने काम की रिपोर्ट अखबार वालों को, टीवी वालों को बताएं कि मेरी कुछ चीजें कंसील करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ओपन और सीक्रेट दोनों तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। थोड़ा वक्त का धैर्य का इंतजार कीजिए, तमाम चीजें अदालत के सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी, फिर भी किसी को कोई एतराज है। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले जब ये तमाम चीजें होंगी, उससे पहले जिस तरह का माहौल भी बनाया गया या फिर जो आरोप लगाए गए हैं, यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से बचाव करने की कोशिश की जा रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह की। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हम ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं, उसको इस केस के अंदर जो तफ्तीश के लिए 60 दिन या 90 दिन का टाइम तो प्रिस्क्राइब लेंगे, क्योंकि जब तक एक्यूज अरेस्ट नहीं हो जाता वो टाइम बाद तब चालू होता है जब वो अरेस्ट होता है। अगर उसके अंदर सजा 7 साल तक के तो 60 दिन का टाइम है, और अगर 90 दिन तक की होती है तो 90 दिन का टाइम है। अगर सजा 7 साल से ज्यादा होती है तो 90 दिन का टाइम है। बट इस केस को आपको समझना है, ये एक ऐसा केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्राइम भी कोई एक घटना नहीं है, कोई आइसोलेटेड 1 इंसिडेंट या 2 इंसिडेंट नहीं है। ये 2015 से 2022 तक का इंसिडेंट है, 7 साल का इंसिडेंट है। नंबर ऑफ प्लेसेस जो है इसके अंदर करीब इसके जो जिसमें आप जैसे वेदपाल जी ने, भूषण जी ने बताया कि इंडिया के अंदर भी दिल्ली भी है, और क्या नाम है, बिहार भी है, और दिल्ली इंडिया से बाहर भी है। तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, इतनी सारी जो जगह पे इन्वेस्टिगेशन होना अपने आप में कोई बहुत आसान काम नहीं है। हम हर बात के लिए पुलिस को दोष ठहराए थे। एक एडवोकेट होते भी मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ, हर पुलिस की लिमिटेशन है, इन्वेस्टिगेशन करने की लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि पुलिस के पास कोई जादू का कोई डंडा है, वो एक दिन में इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। एक बात और रही बात ये कि जहां तक कि लॉ इज कंसर्न है, अगर जो सेक्सुअल ऑफेंस का जो केस होता है या पॉक्सो के जो केसेस होते हैं, उसमें जो पीड़िता है उसका बयान कम से कम एफआईआर बनाने के लिए और कम से कम चार्जशीट के लिए जरूरी होता है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है, जितने केसेस मैंने देखा है, अधिकांश केसेस के अंदर अगर और कोई एविडेंस मिले ना मिले, क्योंकि ये सेक्सुअल ऑफेंस का जो एविडेंस होता है, ये जो क्राइम होता है, ये बंद कमरे में होता है, किसी के पास कोई इसका विटनेस नहीं होता। तो इस ऐसी स्थिति में जो पीड़िता का बयान होता है वो इतना काफी होता है कि केस को कम से कम फ्रेम करने के लिए, यानी कम से कम उसकी चार्जशीट हो सकती है। तो कोर्ट देखेगा कि कॉरबोरेटिंग एविडेंस कौन से हैं, और क्योंकि कोर्ट के सामने न्याय के लिए सब बराबर है। ठीक है, प्रिजम्पशन है, एक्यूज के अगेंस्ट में प्रिजम्पशन है, और ये माना जाएगा कि हाँ भाई प्राइमा फेसी ये माना जाता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है। लेकिन वो जो प्रिजम्पशन है वो रिवर्टेबल है, उसको भी वो रिवर्ट कर सकता है कि नहीं, मैं उस जगह पर नहीं था, या मेरे साथ और लोग भी थे, ये जिससे मैं क्राइम होना बता रहे हैं और भी थे, तो ये वो अपनी डिफेंस को प्रूव कर सकता है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम सबको धैर्य रखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती। लेकिन सर एक सवाल इस बात को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से, जैसा कि अभी चर्चा में भी आया कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है, और साजिश का इशारा भी अभी वेदभूषण साहब की तरफ से भी इसका इशारा किया गया, और राकेश सिंह जी ने तो खोलकर कह दिया कि इसके पीछे साफ तौर पर साजिश है। लेकिन अब भले ही पॉक्सो एक्ट वापस ले लिया गया हो, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि अगर किसी दूसरे पर पॉक्सो एक्ट लगा होता तो अब तक तो उसको जेल भेज दिया गया होता, क्योंकि ये सरकार से जुड़े नुमाइंदे से जुड़ा मामला था, सांसद से जुड़ा मामला था, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां हैं। क्या ये कहना ठीक होगा? ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम कानून की बात करते हैं, तो कोई भी अगर जो पहलवान है, जो पीड़िता है, जो महिला है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो सर्वोपरि है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी सम्मानित नागरिक है।
ठीक है। हम कानून को डिसाइड करने से पहले हम ट्रायल को ये फाइनल नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, और अभी हम लोग या पब्लिक या पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड कर दे कि अल्टीमेटली एक व्यक्ति दोषी है। ये काम कोर्ट का है, एविडेंस को इवेल्युएट करने का है, उनको इवेल्युएट करने के बाद सच झूठ जो सामने आएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी, एज पर लॉ डिसाइड करेगी। आपने राजनीति की बात कही तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं वैसे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ जिससे, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि प्रियंका गांधी भी गई, तो एक दो एपिसोड में बैठा हुआ था, मैंने उनके अभी उससे पूछा जो प्रवक्ता थे, भैया इससे पहले कितने केस थे जिसमें प्रियंका गांधी गई थी, जब 2-4 के नाम गिना दो मेरे को। तो आप अगर सभी क्रिमिनल केसेस सड़क पे आ जाएंगे तो फिर कोर्ट ही नहीं चल पाएगी ना। फिर तो कोर्ट को कहीं ना कहीं आप प्रेजुडिस करेंगे। आपको राइट है कि आप अगर आपको ठीक है सर, यानी कि इन बातों को पहलवानों को भी समझना चाहिए और खास तौर पर राजनीतिक दलों को भी इस पर समझना चाहिए कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है और इससे प्रक्रिया का पालन अगर हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। रणवीर ढाका साहब, जो बातें अभी चर्चा के दौरान आई, क्या आपको लगता है कि पहलवानों के इन गंभीर आरोपों के पीछे किसी तरह की कोई साजिश है? 100% साजिश है सर। अब ये भाई कह रहे थे अगर राजनीति हो रही है, राजनीति इन्होंने की थी पहले, किसी राजनेता को स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया था, और पूरा आश्वासन के बाद ये गए थे कम इनको बदल देंगे। इनका सिर्फ यही था भाई ऐसे आदमी को इसमें नहीं रखना चाहिए, इसमें खासकर कुश्ती में, जिन्होंने इतने बड़े जिस पर एलिगेशन हो, इन्होंने साफ सफर शब्दों में कहा था। और अब ये कह रहे हैं भाई कभी रमेश दलाल आ गया, कभी फलाना आ गया, कभी धमका आ गया। देखो राजनीति तो लड्डू फूटेगा तो आएंगे भाई, इनको तो अपने राजनीति चमकानी है। लेकिन मैं आपको साफ सफर शब्दों में बता देता हूँ, इस बच्ची के घर में ये जो 2 महीने 2.5 महीने बीते हैं, हमने देखा है यहाँ पर कितनी बार उसकी माँ बेहोश हुई है, कितनी बार उनको किसी तरह परेशान किया गया है। हमें पता है, इनको नहीं पता है भाई है तो स्वार्थ में या किसी मतलब वैसे के नहीं। ढाका साहब, चर्चा में यही तो कहा जा रहा है ना कि अदालतें इमोशन के नाम पर नहीं चलती, अदालतें तो सबूतों के आधार पर चलती हैं। एक बात बताइए, इसमें इमोशनल है लड़की का, माइनर लड़की का फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया, ये लड़की कौन है पहचानो जल्दी। ये कोई है कभी ये बात किसी भी माइनर लड़की में 500 केस में? क्या कहोगे आप इस बात को? व्हाट्सएप पर फोटो डाल के बताओ इस लड़की को, पता लगते ही एकदम वहाँ पर हमें पता है ना, ये कुछ भी कहें परमात्मा देखता है। हम भी मैं भावनाओं की बात नहीं करता, मैं न्याय की बात करता हूँ। पिक्चरों में देखा था। नहीं ढाका साहब, ये बात तो बृजभूषण शरण सिंह ने भी कही ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, नार्को टेस्ट करा लीजिए। मैं भी तैयार हूँ, और पहलवानों का भी जिन्होंने आरोप लगाए वो भी नार्को टेस्ट कराएं। नहीं वो विचार थे ना, वो चोरी कराना। आप न्याय कर दो, हम ये गलत है तो इनके पर नहीं। तो आपके हिसाब से न्याय की परिभाषा क्या है ढाका साहब? नहीं, न्याय की परिभाषा यह थी जैसे इसको जी घर दूसरे आदमी बाहर के नहीं आते, 4-4 गाड़ियां रात को हमने दी गई होती रात को। इन क्या पता है, कह दो देते हैं बैठ के सामने, इनको ये नहीं पता नहीं इन बच्चों की रात कैसे करती है। जो डर और भय बहुत बुरी चीज लड़की की जात है। ठीक है वेदभूषण सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करके उनके आंसुओं को झुटलाया नहीं जा सकता। जो आप बीती हुई है इन महिला पहलवानों के साथ, वो किसी के साथ ना हो। ये ढाका साहब का बयान। सुनो मेरी सुनो, आंसू गलत नहीं है, गलत बनाए जा रहे हैं। ठीक है सर, इनको पता है जो आदमी बोल रहे हैं ना आज यहाँ कितना बड़ा घपला है। ये वैसे ही मतलब एक अपना कृषि लालच में लोग में कह रहे होंगे, नहीं तो 100% पता है यहाँ बहुत बड़ी गलती। सर हर चीज की प्रक्रिया होती है ना ढाका साहब, आप समझते हैं ना इन चीजों को कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया का पालन अगर गलत होता है तब तो सवाल उठाना ठीक है। मेरे को अब मेरे मुंह में अपनी बात ना डालो, मेरी सुनो। 500 वाली लड़की का फोटो डालना न्याय प्रक्रिया का? अरे उसने तो अपने आरोप वापस ले लिए, आरोप दिलवाए इन्होंने। अरे तो आप हरिश्चंद्र है, इस बात को कैसे माना जाए भाई कि आप ही सत्य बोल रहे हैं? हम क्या बताएं फिर इसमें? आप नहीं मान रहे? अरे तो सर जांच का इंतजार करना चाहिए ना ढाका साहब। अरे भाई इंतजार करने कौन दे रहा है? यहाँ कितने आदमी आ रहे हैं पता है इनके घर पर? किस तरह के आ रहे हैं ये? ठीक है वेदभूषण जी, वो ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर ये स्थिति होती है तो फिर इंसाफ कैसे हो पाएगा? क्योंकि देश जानना चाहता है कि किसके आरोपों में सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देश ये जानना चाहता है।
मेरी सोच देखिए, मेरे से पहले ठीक है ढाका साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसका कानूनी पक्ष आपके सामने रखा कि क्या इन्वेस्टिगेशन की और अदालत की क्या प्रक्रियाएं होते हैं, किस तरह से सारा केस इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत तक पहुंचता है। परंतु मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये पहलवान इनोसेंट है, इनको मिसयूज किया जा रहा है राजनीतिक उद्देश्य के लिए। अब वो राजनीतिक उद्देश्य अलग अलग पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। परंतु जहां तक पॉक्सो का संबंध है, आपको ध्यान होगा, रणवीर सिंह को ना याद हो तो ये मुकदमा पॉक्सो का उनके फादर की तरफ से दर्ज कराया गया था कि मेरी लड़की माइनर है और पॉक्सो एक्ट में कवर होती है। पर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि उसकी बर्थ प्लेस रोहतक था, उसका सर्टिफिकेट दिल्ली से लिया गया। जब उनको लगा कि मामला रांची का था और मामला उसमें लड़की मेजर हो चुकी थी, तो उस लड़की का पंजाब से एक डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। अब वो फोर्जरी के ढाका साहब सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल। मैंने आपकी बात मैं आपकी बात को काट नहीं रहा। आने के बंद कर दूंगा, मुझे क्या जरूरत है। नहीं रणवीर जी, मैं पूरा अवसर आपको दूंगा, आप ये मत सोचिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपको भी अपनी बात पूरी रखने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन बारी बारी से अपनी बात रखेंगे ना तो लोगों तक सही चीजें पहुंचेंगी। भाई ये बात जो आई है कि उस घर में केवल एक लड़की पैदा हुई और उस लड़की के बारे में आप बता रहे हो नहीं, वो लड़की तो मर चुकी है पंजाब में, उसका डेथ सर्टिफिकेट लाके आपने दिल्ली पुलिस को दे दिया। तो क्या पुलिस की जांच नहीं की जानी चाहिए कि इनके घर में दो लड़की कहां से अचानक पैदा हो गई? एक का सर्टिफिकेट आप बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली से दे रहे हो, बता रहे हो रोहतक में पैदा हुई, उस लड़की की डेथ पंजाब में हो गई। तो जांच का विषय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक विषय है, अदालत पूछेगी कि क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन किस नतीजे पर पहुंची। तो तमाम जो गवाह हैं, पक्ष हैं, अभी उस लड़की को लेकर जहां पर ये एलिगेशन लगाया गया था, ऋषिपाल जी अच्छे से बेहतर से आपको बताएंगे कि पुलिस की जिम्मेदारी है उस प्लेस का रिकरेंस कराना, उसको सीन क्रिएट करना, दोबारा से उस जगह की निशानदेही कराना। अदालत पूछेगी कि आपने उस जगह पर ले आकर दिखाया कि लड़की की क्या पोजीशन थी, क्या वहां पर लड़की के साथ हुआ, नहीं हुआ। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लड़की को यही नहीं पता कि उसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहाँ था, क्योंकि प्लांट की गई लड़की थी। तो पुलिस का जिम्मेदारी है उस जगह की निशानदेही कराना। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपने रणवीर ढाका साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि आंसू उसी के आते हैं जो सच बोलता है, आंसू वही बहाता है जिसमें इमोशन होता है। उनके साथ अत्याचार हुआ, इसीलिए वो पीड़ा में है। झूठ को कभी एक्चुअली याद रखना पड़ता, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। ये रणवीर ढाका जी बड़े अच्छे कोच रहे हैं और पंचायत में और चैनल पे आके कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये रणवीर ढाका जी उस टीम का एक हिस्सा है जो ब्रिजभूषण के खिलाफ है और इन्होंने खुद एक फेडरेशन बनाई हरियाणा में सभी ने मिलके, और जिस दिन ये बेटी ये लेके आए तैयार करके, उस दिन भी रणवीर ढाका को पता था। जिस दिन इसके फादर जिस दिन यहाँ बैठे थे धरने पे,